गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई। तारिक बिन ज़ियाद, फ़ातेह उंदलस, आलमे इस्लाम का एक दरख्शां सितारा। इस जवां साल सिपाही सलार की बदौलत मुसलमानों ने उंदलस और स्पेन पर 800 साल हुकूमत की। दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक रोज जब मूसा बिन नसीर शमाली अफ्रीका के एक शहर तुंजा में मुकीम था, उसे इतला दी गई कि सियुस्ता का गवर्नर जोलियन उसे मिलने आया है। जोलियन? मूसा ने हैरत ज़दगी के आलम में पूछा, इस ईसाई हुक्मरान को मुझसे मिलने की क्या सूझी है? उसके साथ चंद और आदमी हैं। इतला देने वाले ने जवाब दिया, वो शाही खानदान के आदमी या अल्लाह हुक्काम मालूम होते हैं। वो कुछ तोहफे भी साथ लाए हैं। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आता। मूसा ने कहा, क्या कोई यकीन कर सकता है कि जब इसके साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई और जिसके साथ हमारी दुश्मनी है वो अचानक हमारा दोस्त बन गया है? नहीं, वो शायद सुलह की पेशकश करने आया होगा। मैं ये पेशकश कबूल नहीं करूंगा। अमीर मूसा के एक हाकम ने कहा, वो इतनी दूर से आया है तो उसे मुलाकात का मौका दे दें। सियुस्ता एक बड़े शहर के बराबर रियासत थी जो जबरुल तारक जबराल्टर के बिलमुकाबिल बहीरा रोम के अफ्रीकी साहल पर वाक़या थी। इसे यूरोप का दरवाजा कहा जाता था। सियुस्ता और जबल तारक के दरमियान जो समुंदर हायल था, इसकी चौड़ाई 12 मील थी। सियुस्ता उंदलस के बादशाह रॉडरिक के जेर नगीन था। शाह रॉडरिक ने अपनी कुछ फौज सियुस्ता के हुक्मरान जोलियन को दे रखी थी और जोलियन की अपनी फौज भी थी। जोलियन को चूंकि उंदलस जैसे ताकतवर मुल्क की पुष्टपनाही और मदद हासिल थी, इसलिए जोलियन अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर फौजी ताकत के जरिए कब्जा करने की कोशिश में लगा रहता था। अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर ने इसकी सरकूबी के लिए कई बार फौज भेजी। इस तरह मूसा और जोलियन की फौजों के दरमियान कई बार लड़ाई हुई। 2-3 बार अमीर मूसा ने सियुस्ता पर बाकायदा हमला कराया, लेकिन सियुस्ता का किला इतना मजबूत था कि उसे बजा तौर पर नाकाबिले तस्सीर कहा जा सकता था। जोलियन की फौज को किले में ही रोके रखने के लिए मूसा ने सियुस्ता के इर्द गिर्द बर्बर फौज बिठा रखी थी और मूसा के इस इरादे का इजहार भी किया था कि वो जोलियन के फितने को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सियुस्ता पर भरपूर हमला करेगा और मुहासरे को तूल देकर किले की फौज और दीगर लोगों को भूख और प्यास से मजबूर करके जोलियन से हथियार डलवाएगा। इस सूरत में खतरा ये था कि उंदलस के शाह रॉडरिक की फौज का, जिसकी तादाद 2 लाख भी हो सकती थी, जोलियन की मदद को आने का इम्कान था। मूसा ने 2 बार जोलियन को अपने एलची के हाथ पैगाम भेजा था कि वो अमन से रहे और अमन से रहने दे, वरना उसे भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। जोलियन ने इन दोनों पैगामों के जो जवाब दिए थे, इनमें हकारत और रौनक की झलक नुमाया थी। ए सल्तनत इस्लामिया के अमीर, जोलियन ने दोनों बार अपने जवाबी पैगाम में कहा था, सियुस्ता को मुहासरे में लेने से पहले उंदलस की फौज का हिसाब कर लेना ताकि बाद के पछतावे से महफूज रहो। वो हुस सर और सरकश दुश्मन मूसा से मिलने आया था। मूसा ने इशारा किया कि उसे अंदर ले आओ। शाहाना लिबास में मलबूस जोलियन शाहाना चाल चलता इस कमरे में दाखिल हुआ, जिसमें मूसा अपने 2-3 मशीरों और 1-2 सालारों के साथ बैठा हुआ था। जोलियन को देख कर वो उठा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसके दोनों हाथ मुसाफे के लिए आगे को फैले हुए थे। जोलियन ने अपनी जुबान में कुछ कहा। काउंट जोलियन वाली सियुस्ता कहते हैं, जोलियन के तर्जुमान ने बर्बर जुबान में कहा, मैं अमनो अमान से आया हूँ, अमनो अमान से रुखसत होऊंगा, दोस्ती का पैगाम लाया हूँ और दोस्ती का मुस्ता लेकर जाऊंगा। हमारे घर में कोई बदतरीन दुश्मन आ जाए तो उसे हम दोस्त समझते हैं। मूसा बिन नसीर ने जोलियन से बुगलगीर होते हुए और फिर उसे अपने एक बाजू के घेरे में लेकर कुर्सी की तरफ ले जाते हुए कहा, आपके दिल में हुआ कोई खतरनाक इरादा ही क्यों ना हो, हम आपको दोस्त समझेंगे। तर्जुमान दोनों की बातें बर्बर जुबान में एक दूसरे को सुनाता रहा था। जोलियन के साथ 2 चाको चुबंद मुहाफिज जरक परस लिबास में मलबूस सुनहरी अनियों वाली बर्छियां सलीके से उठाए हुए थे। दोनों बुत बने दरवाजे के साथ अंदर की तरफ खड़े थे। जोलियन ने उन्हें सर से इशारा किया। दोनों मशीनी आदमियों की तरह झुके, सीधे हुए और उल्टे कदम चलते बाहर चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद न किया। खुले हुए दरवाजे में से 2 सियाफाम आदमी, जिनके सरों पर सफेद टोपियां और कमर के गिर्द चमकते हुए कपड़े के तहबंद थे, एक बक्स दाएं और बाएं से पकड़े हुए अंदर आए और बक्स मूसा बिन नसीर के आगे रखकर ढकना खोल दिया।
दोनों मूसा के आगे दुजानु हुए और सजदे में चले गए। सजदे से उठे और झुके हुए उल्टे कदम चलते बाहर चले गए। फौरन ही ऐसे 2 और हबशी गुलाम ऐसा ही बक्स उठाए दरवाजे में दाखिल हुए। अमीर सियुस्ता मूसा बिन नसीर ने कहा, अपने इन आदमियों से कह दो कि मेरे आगे सजदा न करें और झुके भी नहीं। अमीर सल्तनत इस्लामिया जोलियन ने कहा, ये गुलाम हैं, शाही खानदान के अफराद नहीं, इन्हें सजदा करने से मत रोको। हम सब गुलाम हैं अमीर जोलियन। मूसा ने कहा, हम सब एक बादशाह के आगे सजदा रेज हुआ करते हैं। मूसा ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके कहा, और वो बादशाह अल्लाह है। इन आदाब की पाबंदी आप अपने दरबार में करें। हम सब इस वक्त अल्लाह के दरबार में बैठे हुए हैं। क्या आपने मुसलमानों को कभी इकट्ठे नमाज पढ़ते नहीं देखा? मूसा ने पूछा। देखा था अमीर अफ्रीका, जोलियन ने कहा। जब आपकी फौज ने सियुस्ता का मुहासरा किया था तो एक शाम किले की दीवार पर जाकर मैंने आपकी फौज को एक आदमी के पीछे सफ दर सफ नमाज पढ़ते देखा था। क्या आपने कुछ महसूस किया था? मूसा ने कहा, सलार और सिपाही आला और अदना, सफेद और स्याह, हाकम और महकूम इकट्ठे खड़े थे। वहाँ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि हाकम अगली साफ में और मातहत पिछली साफ में खड़े होते। इस्लाम में आका और गुलाम में कोई इम्तियाज नहीं। अल्लाह के हजूर खड़े होकर सब एक हो जाते हैं। इंसान का इंसान के आगे झुकना और सजदा करना हमारे लिए गुनाह है। 3 बक्स अंदर लाए गए। मूसा बिन नसीर के मना करने के बावजूद बक्स लाने वाले गुलाम झुकते भी रहे, सजदे भी करते रहे और जोलियन कुछ ना समझते हुए भी मुस्कुराता रहा। ये बेशकीमत तोहफे थे जो जोलियन अपने साथ लाया था। और अमीर अफ्रीका, मूसा बिन नसीर के लिए एक घोड़ा लाया हूँ। जोलियन ने कहा, बाहर खड़ा है। ये उंदलसी नस्ल का जंगी घोड़ा है, दौड़ता नहीं उड़ता है, सिर्फ शाहसवार को अपनी पीठ पर कबूल करता है। जहाँ लगाम खींचो उसी कदम पर रुक जाता है। कई मैदान लड़ा है, शाही अस्तबल का बादशाह है। मैं अपनी तरफ से और खलीफा अल मुस्लिमीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। मूसा ने कहा, और क्या अब आप अपने आने का मकसद बयान करेंगे? 3 मुस्तंद मोरहों, स्टीनले लैनपोल, प्रोफेसर डोजी और सर स्टर्लिंग मैक्सवेल ने मूसा बिन नसीर और जोलियन की इस मुलाकात का तफसीली तज़किरा लिखा है। अमीर अफ्रीका मिस्र, जोलियन ने कहा, मैं आपके लिए एक तोहफा और लाया हूँ, लेकिन ये तोहफा आपको खुद आगे बढ़कर हासिल करना पड़ेगा। मैं साथ हूँगा। रास्ते में स्याह समुंदर हायल है। मैं अपनी कश्तियाँ अपने रहनुमा साथ भेजूंगा। सिर्फ अल्लाह जानता है जो हमारे दिलों में मुख्फी है। मूसा ने कहा, एक तो आपकी आमद ही मेरी दानिश्त से बाला है, और आप जिस तोहफे का जिक्र कर रहे हैं और जिस अंदाज से कर रहे हैं वो मुझे समझने की अहलियत नहीं रखता। क्या आप अपना मकसद और मंशा ऐसे साफ अल्फाज में बयान नहीं करेंगे जो मुझ जैसे कम अकल आदमी के पल्ले पड़ जाएं? इस तोहफे का नाम उंदलस है, जोलियन ने कहा। उंदलस जो एक मुल्क है और जिससे आप ना वाकिफ हैं। आप इस मुल्क को सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर सकते हैं। आगे फ्रांस है। उंदलस में अपनी अमलदारी मुस्तहकम करके आप फ्रांस को तहे तेग कर सकते हैं। सल्तनत इस्लामिया के साथ आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है? मूसा बिन नसीर ने पूछा। और अपने हम कौम और हम मजहब शाह रॉड्रिक से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या आप नहीं जानते कि मैं शाह रॉड्रिक का बाजगुजार हूँ? जोलियन ने कहा, उसने मुझे आपके रास्ते में हायल कर रखा है। उसे हदशा लगा रहता है कि अरब के मुसलमान इतनी जंगी ताकत बन गए हैं कि उन्होंने रूमियों और फारसियों को घुटनों बिठा दिया है और वो अफ्रीका के शुमाली साहिल तक आ गए। बर्बर कबाइल को भी मुसलमानों ने इस्लाम में दाखिल करके उन्हें फौज की सूरत में मुनज़्ज़म कर दिया है। वो डरता है कि अब मुसलमान उंदलस के रास्ते यूरोप में दाखिल होंगे। क्या आप उंदलस और हमारे दरमियान आज़ाद रहना चाहते हैं? मूसा ने पूछा। ये बाद की बातें हैं, जोलियन ने जवाब दिया। पहले मेरी पूरी बात सुन लें और मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या आपने कभी सोचा है कि उंदलस पर फौज कशी करके इस खूबसूरत और जरहेज मुल्क को अपनी वसी सल्तनत में शामिल कर लें? नहीं, मूसा ने जवाब दिया। मेरे पास इतनी फौज नहीं, ना मुझे इतनी कुमक मिल सकती है कि उंदलस की इतनी बड़ी फौज पर हमला करूं। मूसा बिन नसीर ने झूठ बोला था। उसने मुतअद्दिद बार समुंदर पार करके उंदलस पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए थे। उसने अपने सलारों के साथ भी बात की थी और वो खलीफा को कायल करना चाहता था कि वो उसे उंदलस पर हमले की इजाजत दे दे। उस वक्त खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क था जो हमेशा बैरूनी मुल्कों पर हमले के हक में रहता था। मोहम्मद बिन कासम को उसी ने हिंदुस्तान पर हमले के लिए भेजा था। मूसा अपनी एक कमजोरी को पेश नजर रखता था। वो ये थी कि अरबों को अभी बहरी लड़ाई का तजुर्बा नहीं हुआ था। जहाज रानी में तो अरब हसूसी महारत रखते थे, लेकिन बहरी लड़ाई के कुछ दाव पीछ थे जिनसे अरब अभी वाकिफ नहीं हुए थे। उंदलस और अफ्रीका के दरमियान समुद्र हायल था। उंदलस पर हमले की सूरत में उंदलस के जंगी जहाज उन्हें समुद्र में रोक सकते थे, मगर मुसलमान समुद्र में लड़ने के काबिल नहीं थे।
جولین کو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اندلس پر حملے کی کبھی سوچی ہی نہیں۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ جولین یہ بید لینے آیا ہے کہ اندلس کے متعلق مسلمانوں کے عزائم کیا ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہوا کہ جولین یہ جائزہ بھی لینے آیا ہے کہ مسلمان اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو ان پر حملہ کر کے انہیں افریقہ اور مصر سے بے دخل کر دیا جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جولین نے کہا، کہ اندلس قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے۔ ہر طرف سبزہ اور لہلہاتے کھیت، درخت اتنے زیادہ اور اتنے خوشنما کے مردے بھی دیکھیں تو سانس لینے لگیں۔ اندلس دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین ہے۔ یہ سبز پوش پہاڑوں اور روح افزا وادیوں کا ملک ہے۔ وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے۔ اس زمین میں خزانے دفن ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریگزاروں اور افریقہ کی سنگلا زمین کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وہاں کے لوگ حسین ہیں۔ وہاں کی عورتوں کا حسن مسحور کر دیتا ہے۔ آپ نے جنت کی باتیں سنی ہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، معلوم نہیں کسے ملتی ہے کسے نہیں ملتی۔ اندلس میں آپ جائیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ امیر افریقہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندلس کا دروازہ میرے اختیار میں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندلس کے قدرتی حسن اور زرخیزی وغیرہ کو ایسے دلنشیں الفاظ اور انداز سے بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سحر سا طاری ہو گیا۔ لیکن وہ معمر اور تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سحر انگیزی اور دلکش فریب کاری سے واقف تھا۔ اس نے اشارہ کیا۔ سب آدمی، اس کے اپنے اور جولین کے بھی، باہر چلے گئے۔ کمرے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا۔